अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटी सिर्फ क्राइम ही नहीं, ये एक बिजनेस का बड़ा हर्फ है। कुछ लोगों ने इसे निजी जायदाद की तरह चलाया हुआ है, तो कुछ लोगों ने इसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर चलाया है। इसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल, लाखों लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि नागपाड़ा की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में खेलने वाला दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा डॉन आखिर कैसे बना। इंडियाज बिगेस्ट क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम, इंडियाज मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, ऐसे न जाने कितने टैग उसके किरदार पर लगे हैं। मुंबई के डोंगरी और नागपाड़ा की पुरानी गलियों में एक जमाने में क्या होता था, इसका इतिहास सबको पता है। रोज खून बहता था, रोज कत्ल होते थे, और इन्हीं गलियों में 17 से 18 साल एक ही बाप के 4-5 भाइयों के लड़ाई झगड़े होते थे। दाऊद और उसके भाइयों को टशन दिखाने का बड़ा शौक था। रोज डंडे सोठे की लड़ाई, बोतल की लड़ाई, ट्यूबलाइट की लड़ाई। मुंबई की छोटी छोटी गलियों में ये लड़ाइयां करते करते इन भाइयों का एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में गुंडे बढ़ गए। क्यों और क्या कारण था? और भी तो लड़के होंगे, और वहां पठान लड़के भी तो थे। पास ही हिंदू एरिया था, वहां भी कुछ दबंग लड़के थे। तो फिर ऐसी क्या बात थी कि दाऊद ब्रदर्स आगे निकल गए? दाऊद और उसके भाइयों के उदय में उसके बाप का क्या रोल था? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि पूरा रक्त चरित्र है। 1993 में मुंबई में हुए बम ब्लास्ट का धुआं जब मिटने लगा, तब एक ऐसा नाम सामने आया जिसे आज भी मुंबई में रहने वाला हर शख्स एक दानव, एक भक्षक के बराबर मानता है। दाऊद इब्राहिम कासकर। मुंबई क्राइम ब्रांच में हवलदार की नौकरी करने वाले इब्राहिम कासकर अपनी बीवी अमीना और 12 बच्चों को जैसे तैसे पाल रहे थे। उन 12 बच्चों में से एक आने वाले कुछ सालों में पूरे मुंबई का ताता थैया कराने वाला था। इस पटकथा की पहली लाइन लिखी गई थी रत्नगिरी के छोटे से गांव में, जब 26 जनवरी 1955 को हिंदुस्तान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में से एक का जन्म इब्राहिम कासकर के घर में हुआ। दाऊद और उसके भाइयों ने अपना बचपन मध्य मुंबई के डोंगरी इलाके में बिताया। दाऊद ने अहमद सेलर स्कूल से पढ़ाई लिखाई की, लेकिन अमीर बनने की ललक ने स्कूल छुड़वा दिया और छोटी छोटी क्रिमिनल एक्टिविटीज में उसे सेट करवा दिया। अब दाऊद और उसके भाइयों ने मोहल्ले में दादागिरी भी शुरू कर दी। अब आलम यह था कि दाऊद भाई से आसपास के मोहल्ले वाले या गली में लड़के जो थे वो पंगा नहीं लेते। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इसके बाप का इसके सर पर हाथ होना। दरअसल 60s और 70s के दशक में मुंबई पुलिस में इतनी बड़ी पोस्ट नहीं हुआ करती थी। उस जमाने में पूरे मुंबई में 23 से 35 पुलिस स्टेशन हुआ करते थे, और ज्यादातर पुलिस स्टेशन वही थे जो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए थे। और मामूलों लोग, सबसे बड़ी बात यह कि आज शायद मुंबई क्राइम ब्रांच में डीजी लेवल के अफसर काम करते होंगे, लेकिन उस जमाने में मुंबई क्राइम ब्रांच में एसीपी लेवल का अफसर ही मुखिया हुआ करता था। तो यहीं से समझा जा सकता है कि 60s और 70s के दशक में मुंबई क्राइम ब्रांच की फोर्स कितनी छोटी हुआ करती थी। 100-125 के करीब अफसर और इन सभी का बॉस एसीपी, और इतने छोटे क्राइम ब्रांच के चलते कांस्टेबल भी एसीपी से जुड़ा हुआ होता था। और दाऊद के बापू इब्राहिम कासकर एसपी तक से नजदीक संबंध रखते थे, और ये बात कांस्टेबल इब्राहिम कासकर के लड़कों के लिए कोर्ट डिप्टी साबित हुई। अब कैसे, तो मामूलों लोग सुनो। दाऊद और उसके भाइयों का पूरा दिन एक ही काम होता था कि अच्छे कपड़े पहनना और रोमियो गिरी करना, लड़ाई झगड़े करना, और रात को छोटी छोटी चोरियां करना। जब दाऊद ब्रदर्स किसी कारण के चलते पुलिस के हत्थे चढ़े तो अपने बाप के क्राइम ब्रांच के होने और पुलिस अफसरों के साथ अच्छे रिश्तों के चलते उन्हें छोड़ दिया जाता। कभी कभी छोटी मोटी डांट फटकार के साथ वार्निंग देकर उन्हें छोड़ देते, कभी जेल में नहीं डालते। और यही घटनाएं दाऊद और उसके भाइयों के हौसले बुलंद कर रही थी, क्योंकि अरेस्ट होने के बजाय जब ये लोग छूट जाते तो आसपास के मोहल्ले वालों में डर बैठ गया कि इनका तो पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, और अगर केस वेस भी करेंगे तो ये लोग छूट भी जाएंगे और हमें इससे और ज्यादा परेशान करेंगे। बस यहीं से दाऊद ब्रदर्स और उसकी गैंग को आगे बढ़ने का एक मोमेंट मिल गया। एक वेब सीरीज है मुंबई मेरी जान, जिसमें दाऊद की कहानी बताई गई है। और भाई एक बात समझ लो कि फिल्मी दुनिया वाले ना जब अंडरवर्ल्ड की कहानी सुनाते हैं तो उसमें बहुत सारा मिक्स मसाला होता है। असली कहानी तो कहीं नहीं दिखती है, और ये बॉलीवुड वाले विलन को हीरो बना देते हैं। तो इस पर भरोसा बिल्कुल मत करो। उस जमाने में मुंबई की इंडिया का फाइनेंस कैपिटल के साथ साथ क्राइम कैपिटल भी बनता जा रहा था। 70 का दशक आधा खत्म हो चुका था। अफगानिस्तान से मुंबई तक का सफर तय कर करीम लाला ने डोंगरी, नागपाड़ा में भिंडी बाजार और मोहम्मद अली रोड जैसे इलाकों में अपनी पकड़ जमा ली थी। और वहीं हाजी मस्तान स्मगलिंग में अपना हुनर आजमा कर स्मगलिंग किंग बन चुके थे। लेकिन इन सबसे पहले उस जमाने में मुंबई में एक बड़ा स्मगलर हुआ करता था, बासु दादा, अपने जमाने का बहुत ही अमीर स्मगलर। वो जमाना जब हाजी मस्तान के पास
अम्बेसडर गाड़ी भी नहीं थी। उस जमाने में बासु दादा के बंगले के सामने मर्सिडीज से जैसे लग्जूरियस गाड़ियों का काफिला खड़ा रहता था। बासु दादा उस जमाने के मुंबई के सबसे अमीर इलाके अग्रीपाड़ा में रहता था, लेकिन क्राइम नेक्सस चलाता था नागपाड़ा डोंगरी में। और यहाँ के यंग लड़कों में वासु दादा का बड़ा क्रेज था, क्योंकि वासु दादा एक पहलवान भी था। तो ऐसे में दाऊद और उसके भाई वासु दादा का गैंग ज्वाइन करते हैं। अब इलाके के सबसे बड़े दादा का हाथ दाऊद ब्रदर्स पर पड़ते ही पूरे इलाके में इन लोगों का खौफ और भी बढ़ गया। इन दिनों में चुनाव आया और इलाके के मुस्लिम लीडर मौलाना बुखारी चुनाव लड़ते हैं, और इस चुनाव में मौलाना बुखारी बासु दादा की मदद लेते हैं। बासु दादा दाऊद और गैंग के लड़कों को चुनाव प्रचार करने के काम में लगा देते हैं, और यहीं से चुनाव प्रचार के दौरान दाऊद और उसके भाइयों का रिश्ता मौलाना बुखारी से हो गया। अब एक बड़े डॉन बासु दादा और एक बड़े पॉलिटिकल लीडर मौलाना, दोनों का हाथ दाऊद पर पड़ा तो दाऊद के हौसले बुलंद हो गए, और यहीं से लोग इलाके के छोटे बड़े डॉन गैंगस्टर भी दाऊद ब्रदर्स से टकराने से 100 बार सोचते हैं। और यहीं से असल मायनों में दाऊद का उदय शुरू हो गया था। पॉलिटिकल कनेक्शन, बड़े बड़े स्मगलरों का कनेक्शन। अब इलाकों में नाम गूंजने लगा तो लोग सुनते नहीं थे, तो वो अब भाई को घर बुलाने लगे। 6-7 साल पहले जो बच्चे थे, 80-81 आते आते वो भाई बन चुके थे। अब एंट्री होती है क्राइम ब्रांच के एसीपी रणवीर लेखा की। रणवीर लेखा का काम करने का तरीका डिफरेंट था, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं। ठीक वैसा ही रणवीर लेखा मुंबई के बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ पहले संबंध बनाते और उनका दिल जीतते, और फिर दोनों गैंग्स के बीच आपस में लड़ाई झगड़ा करवाते। गैंग वॉर होता और एक जेल में जाता और एक खत्म हो जाता है। इससे उनका काम भी हो जाता और रणबीर लेखा का हाथ साफ रहता। यहीं से दाऊद ब्रदर्स और पठान गैंग के बीच तकरार होनी शुरू हो गई। पठान गैंग जेल जाने लगा और यहाँ दाऊद गैंग जमानत पर बाहर आने लगा, और इन्हीं लड़ाई झगड़ों में कई केस बन गए। अब केस बढ़े तो दाऊद गैंग का खौफ भी बढ़ा, और दाऊद इब्राहिम को यह पसंद आया और इसे और भी खौफ फैलाना था। इसी चक्कर में दाऊद गैंग ने एक बड़े बैंक को लूटा, लेकिन पकड़े गए। केस स्ट्रांग था और जेल जाना पड़ा। इस बैंक के लूट के चलते इब्राहिम कासकर की पुलिस थाने में किरकिरी होने लगी। बाप अब बदनामी का सामना करने लगा, और तब जाकर दाऊद के बाप इब्राहिम कासकर को एहसास हुआ कि लड़कों को पहले ही रोक लेना चाहिए था। तब दाऊद के बाप ने अपने बेटे को खून खराबे से दूर रखने के लिए हाजी मस्तान के पास काम करने के लिए लगा दिया, और हाजी मस्तान से कहा कि जो मर्जी काम सिखाओ, बस लड़ाई झगड़े से ये दूर रहने चाहिए। ये वो दौर था जब हाजी मस्तान सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा स्मगलर बन चुका था, जिसके आधे से ज्यादा राज्यों में मस्तान का भेजा हुआ सोना चांदी बिकता था। सैकड़ों लोग हाजी मस्तान के साथ काम करते थे, और अब दाऊद और उसके भाई हाजी मस्तान के साथ काम करने लगे। इसी दौरान वासु दादा और खालिद पहलवान के बीच झगड़ा हो गया, और दोनों ने अपना स्मगलिंग का धंधा अलग कर लिया। यहाँ दाऊद और उसके भाइयों ने वासु दादा से किनारा कर खालिद पहलवान का दामन पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए था जो उनकी रक्षा कर सके, और खालिद पहलवान तो पहले ही दबंग था, पहलवान भी और दबदबा भी था। और इसी दरमियान जब पूरे हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगी तो हाजी मस्तान ने जयप्रकाश नारायण के कहने पर स्मगलिंग का धंधा छोड़ दिया। अब समंदर का बादशाह ही ना रहा, तो समंदर से हो रही स्मगलिंग का पूरा फील्ड खाली था। 1978 की बात है। मुंबई बंदरगाह खाली पड़े थे, और स्मगलिंग के धंधे पर खालिद पहलवान और दाऊद ब्रदर्स ने कब्जा कर लिया। लेकिन अब होना था मुंबई का सबसे पहला रिकॉर्डेड गैंग वॉर। दरअसल बासु दादा के गिरोह ने दाऊद के बाप का किसी बात को लेकर अपमान कर दिया, और बदले की आग में जल रहा दाऊद, उसका भाई साबिर अपने खास लड़कों के साथ हाथ में सोडे का बोतल लेकर वासु दादा को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। अब इस घटना से दाऊद ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। एक तो बाप का बदला लिया, और दूसरा कि बासु दादा की मौत से खालिद पहलवान को सुकून भी मिला। और एक काम दाऊद ने किया तो खालिद पहलवान मरते दम तक दाऊद ब्रदर्स का एहसानमंद रहेगा, जो आने वाली कई चुनौतियों में दाऊद की सबसे बड़ी ढाल बनेगा। खालिद पहलवान दाऊद की क्रिमिनल एक्टिविटी के बंद किले का सबसे भारी और बंद दरवाजा था, जिसे तोड़कर दाऊद तक पहुंचना यानी कि मौत को न्योता देने के बराबर था। अब अपने बड़े भाई साबिर कासकर और खालिद पहलवान को साथ लेकर दाऊद ने मुंबई के आज तक के सबसे इविल और इलीगल बिजनेस की शुरुआत की, ड्रग्स ट्रैफिकिंग की। और इस तरह शुरू हुई डी कंपनी। आने वाले 20 सालों में इंटरनेशनली दहशत फैलाकर इंडिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट अटैक से जुड़ने वाली थी। 1980 में डी कंपनी पठान गैंग के सामने सबसे बड़ी रुकावट बनी खड़ी थी। अब पठान गैंग को ये बात समझ आ चुकी थी कि मुंबई को अपने हाथों से नहीं निकलने देना है, तो सबसे पहले दाऊद और उसके भाइयों को ठोकना होगा। और तब मुंबई अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी लाश गिरती है, और दाऊद के भाई साबिर इब्राहिम की 12 फरवरी 1981 को
सिद्धिविनायक मंदिर के सामने पेट्रोल पंप पर 5 गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। और ये कोई मामूली आवाज नहीं थी, बल्कि आने वाले खून खराबे से भरे गैंग वॉर के बारे में मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक वार्निंग करने का सायरन था। तो कैसे दाऊद का भाई साबिर इब्राहिम मारा गया, किसने मारा और क्यों मारा, और क्या मान्या सुरू इस मर्डर में शामिल था या नहीं, ये देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और बाकी ये थी दाऊद के आपराधिक जीवन के उदय की कहानी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही क्राइम से अपडेट रहें और अलर्ट रहें।